हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडवांस मैट्रिक्स। तो जो बड़ी न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है उसके हिसाब से यूक्रेन द्वारा 100 से 150 साब ग्रिपेन फाइटर लिए जा सकते हैं। इसके बारे में हमने कुछ ही दिनों पहले चर्चा करी थी, जहां पर हमने बताया था कि अब जाकर इनकी डिलीवरीज जो है ये स्वीडिश एयरफोर्स के लिए चालू हो रही हैं। इंटरेस्टिंग, यहाँ पर जो डील साइन होने वाली है उसमें ऐसा नहीं है कि जो सेकेंड हैंड स्वीडिश एयरफोर्स के ग्रिपेन हैं ये यूक्रेन को ट्रांसफ़र होंगे, जैसे कि इनको मिराज F-16 मिलते आए हैं, बल्कि यहाँ पर लेटेस्ट जनरेशन के ग्रिपेन ई यूक्रेन द्वारा रिसीव किए जाएंगे। और यहाँ पर जो इनके नंबर्स हैं ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये मिनिमम 100 है पर 150 तक जा सकते हैं। तो अभी तक कोई डील साइन नहीं हुई है, बल्कि एक लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग में सिग्नेचर हुआ है, जिसके अंतर्गत ये नंबर्स बताए जा रहे हैं। और अभी इनकी डिलीवरी की क्या डेट होगी इस पर कोई कमेंट नहीं आया है। कई जगह पर कहा जाता है कि रशिया यूक्रेन वॉर के खत्म होने के बाद इनकी डिलीवरी स्टार्ट होंगी। कई जगह पर कहा जाता है कि आने वाले 2-3 सालों में इनकी डिलीवरीज स्टार्ट हो सकती हैं। खैर, स्वीडिश एयरफोर्स को तो ये मिलना स्टार्ट हो चुके हैं और स्वीडन द्वारा खुद 60 के नंबर में इनको ऑर्डर किया गया था और उससे बड़ा इनको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है। तो अगर आप स्वीडन की हिस्ट्री को देखेंगे तो काफ़ी समय तक ये एक न्यूट्रल कंट्री थी और इवन नेटो का पार्ट भी नहीं थी। रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के बाद ही ये नेटो का पार्ट बनी है और अब नेटो मेंबर होने के बाद ये अपना जो फ्लैगशिप एयरक्राफ्ट है ये यूक्रेन को बेच रहे हैं। तो यहाँ किसी भी तरीके का ट्रांसफ़र नहीं है, बल्कि एयरक्राफ्ट खरीदे जा रहे हैं यूक्रेन द्वारा। तो अगर हम यूक्रेन के रिगार्ड में ग्रिपेन ई एयरक्राफ्ट को देखें तो यूक्रेन के लिए इससे बेटर एयरक्राफ्ट नहीं हो सकता था। ये सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है जो कि परचेस करने में भी उतना एक्सपेंसिव नहीं होगा जितना आपको वेस्टर्न एयरक्राफ्ट मिलेंगे, चाहे पर हम F-16 के लेटेस्ट वर्जन्स की बात करें, यूरोफाइटर की बात करें या फिर रफाल की बात करें। और इसका जो पर आवर फ्लाइंग कॉस्ट है ये भी कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले सबसे कम है। तो यूक्रेन जैसी कंट्री जो कि रशिया के साथ वॉर में है और बहुत बड़ा इकोनॉमिकल लॉस इनको हुआ है, इनके लिए ये फाइटर बहुत ज़्यादा सेंस बनाता है और कैपेबिलिटी में कहीं से कॉम्प्रोमाइज़ भी यहाँ पर नहीं है। ये जो बेस्ट अवेलेबल टेक्नोलॉजीज़ हैं उससे लेस है, चाहे वेपन्स के मामले में ये हो चाहे एवियोनिक्स के मामले में हो। इसमें यूरोप का पहला गैन बेस्ड AESC रडार आया है, IRST सेंसर ऐड किया गया है, जो EW स्वीट है वो भी बहुत कैपेबल है। साथ में ये यूरोपियन मिसाइल्स को फायर करने में सक्षम है जो कि दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट मानी जाती हैं, जैसे कि मीटियोर मिसाइल हो गई। उसके बाद ये अमेरिकन AMRAAM को भी फायर कर सकते हैं। क्लोज रेंज के लिए ये IRST मिसाइल फायर कर सकते हैं। साथ ही पुराने ग्रिपेन के कंपैरिजन में यहाँ पर 40% आपको ज़्यादा कॉम्बैट रेंज मिल जाती है। तो जिस प्राइस में ये प्लेटफॉर्म आपको मिलता है उसमें ये बहुत ज़्यादा ऑफर करता है। फिलहाल यूक्रेन द्वारा किसी तरीके से रेट्रोफिट करके जो ओल्ड सोवियत प्लेटफॉर्म्स हैं, उसके बाद ओल्ड अमेरिकन प्लेटफॉर्म्स हैं और फ्रेंच प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको ऑपरेट किया जा रहा है, जहाँ पर ये Su-27, MiG-29, F-16 और मिराज 2000 का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें से जो यूरोपियन एयरक्राफ्ट हैं इनको डोनेट किए गए हैं और इनके खुद के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको मॉडिफाई किया गया है मॉडर्न वेपन्स को फायर करने के लिए। बेसिकली एयर टू सरफेस वेपन्स ये फायर कर सकते हैं, जैसे कि स्कैल्प मिसाइल्स हो गई और हार्म जैसी एंटी रेडिएशन मिसाइल्स हो गई, लेकिन वहाँ भी लिमिटेड कैपेबिलिटी ही मिल पाती है क्योंकि रेट्रोफिटिंग करी गई है। पर ग्रिपेन के साथ सब कुछ अनलॉक है, चाहे ये एयर टू एयर वेपन्स हो चाहे ये एयर टू सरफेस वेपन हो। साथ ही साथ ग्रिपेन इतना वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म है कि नए वेपन्स भी इनसे ईजिली इंटीग्रेट किए जा सकते हैं। मोस्ट लाइकली यूक्रेन द्वारा नेटो स्टैंडर्ड के ही प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किए जाएंगे ताकि ये नेटो कंट्रीज़ के साथ अपने आप को ट्रेन कर सकें और उनकी टैक्टिक्स के साथ फाइट कर सकें। तो ग्रिपेन के साथ डेफिनेटली ये रशियन एयरफोर्स को चैलेंज कर पाएंगे और Su-30SM, MiG-31 और Su-35 के लिए प्रॉब्लमेटिक साबित हो सकते हैं। Su-57 डेफिनेटली इनको चैलेंज कर सकता है, लेकिन बाकी दूसरे रशियन प्लेटफॉर्म से ये कैपेबिलिटी में ज़्यादा सुपीरियर है, मेनली अपने एवियोनिक्स फीट की वजह से। साथ ही साथ स्वीडन द्वारा लगातार इस प्लेटफॉर्म पर काम किया जा रहा है, AI इनसे इंटीग्रेट किया जा रहा है और इनकी परफॉर्मेंस को फर्दर एनहेंस किया जा रहा है। तो ग्रिपेन दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट कैपेबल एयरक्राफ्ट में आता है। ऑल्दो ये प्लेटफॉर्म इंडिया को भी ऑफर किया गया था MRFA के अंतर्गत, और इतनी हम तारीफ़ कर रहे हैं तो सवाल ये भी उठेगा कि अगर इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है तो इंडिया क्यों नहीं ले लेता, क्योंकि यहाँ पर ऑपरेटिंग कॉस्ट, परफॉर्मेंस एक स्वीट स्पॉट को हिट कर रही है जो कि इंडियन एयरफोर्स की भी रिक्वायरमेंट है। तो ग्रिपेन हम इंडियन एयरफोर्स के लिए क्यों रिकमेंड नहीं करते, इसके पीछे रीज़न ये है कि हम तेजस मार्क 2 पर काम कर रहे हैं जो कि मोर और लेस सिमिलर कैपेबिलिटी के साथ आएगा। तो इंडिया के केस में ये बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता है अगर आप सिमिलर कैपेबिलिटी वाला प्लेटफॉर्म खुद ही डेवलप कर रहे हैं। पर यूक्रेन के लिए ये गेम चेंजर साबित हो सकता है और नंबर्स भी यहाँ पर काफ़ी एनकरेजिंग है। बट अब देखना ये होगा कि ये डील टोटल कितना कॉस्ट करती है, क्योंकि पब्लिक में इसके बारे में बताया नहीं गया है और यूक्रेन इसको पे कैसे करता है।
ये खुद पे करते हैं या दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ इनकी हेल्प करती हैं इन प्लेटफॉर्म्स को एक्वायर करने के लिए। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।